ये तो प्लेटो की शिक्षा संबंधी था। अब हम प्लेटो के आदर्श राज्य का सिद्धांत देख लेते हैं कि प्लेटो कैसा आदर्श राज्य स्थापित करना चाहता है। ठीक है, तो प्लेटो अपने आदर्श राज्य के लिए आत्मा के 3 गुणों पर आधारित मानता है। ठीक है, पहला विवेक, साहस और सुधा, ये 3 आत्मा के गुण हैं, जिसमें विवेक को उसने साहस वर्ग में रखा है, शासक वर्ग में बनाए रखा है, साहस को सैन्य वर्ग में रखा है और क्षुधा को उत्पादक वर्ग में। ठीक है, तो प्लेटो का आदर्श राज्य समाज की अराजकता को दूर करने के लिए हुआ था। आदर्श राज्य में दार्शनिकता की प्रबलता है जो पूर्णतः कल्पनावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है, जो प्लेटो का आदर्शवाद है वो पूर्णतः कल्पना पर आधारित है, जो दार्शनिकता की प्रबलता इसमें दिखाई देती है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में 3 वर्गों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है, जिसके माध्यम से न्याय की व्यवस्था प्रभावशील हो जाती है। रिपब्लिक में उसने बोलता है कि हमारे नगर राज्य में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा नहीं होगा या राजा दार्शनिक नहीं होंगे। ठीक है, प्लेटो का यह विचार है कि जो नगर और राज्य है वो तब तक कष्टों से भरा रहेगा, उनके कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कि राजा दार्शनिक नहीं होगा या दार्शनिक राजा नहीं होगा। ठीक है, प्लेटो कहता है कि दर्शन ही आत्मा की देखभाल करने की कला है। दर्शन ही आत्मा की देखभाल करने की कला है। आदर्श राज्य में प्लेटो दार्शनिक शासक राजा के हितों के साथ अपने हितों का पूर्ण तादाद स्थापित कर देता है, यानी कि एकता को स्थापित करता है। कौन? प्लेटो। क्यों? क्योंकि शासक का कोई अपना हित नहीं होता, संपूर्ण समुदाय का हित ही उसका अपना हित है, इसलिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्लेटो ने आदर्श राज्य के लिए कितने तत्वों को, तो आदर्श राज्य के लिए प्लेटो ने 3 तत्वों के माध्यम से व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया है। कौन कौन से हैं? दार्शनिक तत्व, सैन्य तत्व और आर्थिक तत्व। ठीक है, ये 3 तत्व मिल करके उसके आदर्श राज्य की स्थापना करते हैं। फिर से देख लेते हैं कि वो कौन कौन से तत्व हैं, तो दार्शनिक तत्व, सैन्य तत्व और आर्थिक तत्व। आदर्श राज्य के निर्माण में दार्शनिक तत्व विवेकशील दार्शनिक राजा में निहित होता है, जो शासक बनने की अर्हता यानी योग्यता रखता है। ठीक है, प्लेटो ने दार्शनिक तत्व को ही शासक वर्गों में रखा हुआ है, यानी कि वही शासक बनने की योग्यता रखते हैं। दार्शनिक तत्व में न्याय, संयम, सौंदर्य जैसे पक्षों का समन्वय होता है और यह शासकों के चरित्र का आधार होता है। ये सब किसके अनुसार है? ये प्लेटो सोचता है, कल्पना करता है, वास्तविकता कुछ नहीं है, बस इसका अभी तक ये केवल कल्पना में ही जी रहा है। प्लेटो विवेक के 2 पक्ष को मानता है, एक ज्ञान प्राप्त करना और दूसरा प्रेम करने में सहायक। ठीक है, अर्थात दार्शनिक राजा को विवेकशील एवं स्नेहशील होना चाहिए। अब वो सैन्य तत्व में क्या कल्पना करता है, तो उसका जो सैन्य तत्व की कल्पना है तो वो आवश्यकता में वृद्धि के साथ साहस का उदय होता है। ठीक है, यानी जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जाती है उसके लिए साहस का उदय होता है। क्यों? क्योंकि भौतिक संसाधन की अधिकता लालसा युद्ध का प्रमुख कारण बन जाती है। ठीक है, यानी भौतिक संसाधन अधिक हो जाए तो क्या होगा कि युद्ध का उत्साह बढ़ जाता है कि उस पर युद्ध करके उसको लूट लिया जाए, उसको अपने समय में ले लिया जाए। इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए सैन्य तत्व की आवश्यकता पड़ती है। सैन्य तत्व का प्रमुख कार्य राज्य को सुरक्षित करना और भौतिक संसाधन के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना है। ये प्लेटो कल्पना करता है। प्लेटो आगे भी कल्पना करता है कि सैन्य तत्व युद्ध में आनंद लेता है। सैन्य तत्व क्या है? वो युद्ध में आनंद लेता है और समाज एवं राज्य को सुरक्षित करने का दायित्व का निर्वहन करता है। रिपब्लिक पे बारकर बोलते हैं, रिपब्लिक सुखी योद्धा की शिक्षा का दर्शन बन गया। बारकर कहते हैं कि रिपब्लिक सुखी योद्धा की शिक्षा का दर्शन बन गया है। अब हम प्लेटो के आर्थिक तत्व देख लेते हैं। हमने शासक वर्ग, सैन्य वर्ग देख लिया, अब हम आर्थिक तत्व देखते हैं। तो प्लेटो कल्पना करता है कि आदर्श राज्य में मानव अपनी भौतिक आवश्यकता की पूर्ति समूह के माध्यम से करता है, एकांकित रूप में नहीं करता, यानी कि वो अकेले अकेले नहीं करता बल्कि वो एक समूह के रूप में करता है। इसलिए आर्थिक तत्व में श्रम विभाजन और कार्य का विशेषीकरण प्रमुख आधार के रूप में वह स्थापित करता है। ठीक है, प्लेटो जो आर्थिक तत्व है उसको श्रम विभाजन और कार्य का विशेषीकरण का प्रमुख आधार में स्थापित करता है।
क्यों? क्योंकि जो समूह के हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं भौतिक, वो एक समूह के माध्यम से होती है, न कि एक एक व्यक्ति के रूप में होती हैं। इस पे भी बार्कर ने कुछ कहा है। क्या कहा है? तो देखिए, बार्कर के अनुसार दार्शनिक राजा प्लेटोवादी राज्य रचना की समस्त पद्धति का न्याय संगत परिणाम है, बाहर से थोपी गई कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, ये बार्कर के अनुसार था कि दार्शनिक राजा प्लेटोवादी राज्य रचना की समस्त पद्धति का न्याय संगत परिणाम है, बाहर से थोपी गई कोई वस्तु का नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो प्लेटो का दृष्टिकोण है वो आदर्श राज्य के संबंध में क्या है। तो प्लेटो कहता है कि राज्य का जन्म वृक्षों और चट्टानों से नहीं, अपितु उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। प्लेटो ये कहता है कि राज्य का जन्म वृक्षों और चट्टानों से नहीं होता, बल्कि उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। ठीक है, आदर्श राज्य में न्याय की व्यवस्था प्रभावी है। क्यों? क्योंकि वहाँ तीनों वर्ग अपने लिए निर्धारित दायित्वों का न केवल सम्यक निर्वहन करते हैं, बल्कि एक दूसरे के वर्ग के कार्य के किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं, अतः उसका आदर्श राज्य स्थापित हो गया। ठीक है, क्योंकि सब अपना अपना कार्य करते हैं, वो एक दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, अब प्लेटो का दार्शनिक राजा क्या है? उसने तो 3 चीज बता दिया, अब उसका जो दार्शनिक राजा तैयार होता है वो क्या है? तो दार्शनिक शासक आदर्श राज्य का सूर्य है। प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वो आदर्श राज्य का सूर्य है। ये क्वेश्चन पूछता है कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का सूर्य कौन है? तो प्लेटो के आदर्श राज्य का सूर्य उसका दार्शनिक शासक अर्थात दार्शनिक राजा है। ठीक है, प्लेटो के अनुसार जब तक दार्शनिक राजा नहीं होगा तथा संसार के राजाओं में दार्शनिक शास्त्र की भक्ति भावना नहीं होगी, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं होगा। ये प्लेटो कल्पना करता है। प्लेटो और आगे कल्पना करता है कि दार्शनिक राजा के पास सबको एक साथ लेकर चलने, नेतृत्व करने की व्यापक क्षमता होती है, क्योंकि वो 15 साल तक इसी का अनुभव प्राप्त करता है ना। 35 से लेकर 50 साल तक उसको, इसीलिए तो उसको बैठाया, दर्शन की शिक्षा देने के बाद जगह जगह पे उसको रखता है ताकि उसको व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो इसीलिए वो कहता है कि दार्शनिक राजा के पास सबको एक साथ लेकर चलने और नेतृत्व करने की व्यापक क्षमता होती है। क्यों? क्योंकि वह अपनी वासनाओं को अपनी विवेक के नियंत्रण रखता है, यानी उसकी जो वासना है वो उसको विवेक के द्वारा उस पर नियंत्रण कर लेता है। इसी प्रकार जब दार्शनिक शासक का नियंत्रण एवं मार्गदर्शन उत्पादक वर्ग और सैन्य वर्ग के संदर्भ में होता है तो उसे आदर्श राज्य कहते हैं। अर्थात जब देखिए क्या होगा कि जो राजा है, दार्शनिक राजा है, वो सैन्य वर्ग पे अपना नियंत्रण करेगा, अर्थात सैन्य वर्ग क्या होगा कि दार्शनिक राजा के नियंत्रण में अर्थात उसके मार्गदर्शन में कार्य करेगा, और इन दोनों का नियंत्रण उत्पादक वर्ग पे होगा। लेकिन ये दोनों या ये तीनों एक दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अतः यहाँ पे आदर्श राज्य की स्थापना होगी। आदर्श राज्य में कुलीन तंत्र का शासन होता है, जो परंपरागत कुलीन तंत्र से भिन्न होता है, क्योंकि यहाँ पर श्रेष्ठता का निर्धारण वंश या परंपरा के आधार पर नहीं है, बल्कि ज्ञान के आधार पर होता है। यानी कि प्लेटो जो कहता है कि जो आदर्श राज्य है उसमें तो कुलीन तंत्र का शासन होता है, लेकिन जो प्लेटो का आदर्श राज्य है उसमें कुलीन तंत्र का नहीं है, क्योंकि ये परंपरा पे नहीं है कि आज ये राजा हुए हैं तो कल इनका पुत्र राजा बनेगा तो फिर उसके बाद पुत्र राजा बनेगा। नहीं, उसने इसीलिए शिक्षा की नीति रखी है, उसने इसीलिए शिक्षा को 3 भागों में बांट दिया है, इसीलिए वो परीक्षाएं कराता है। जो शासक वर्ग तक पास करके जाएगा उसी को शासक बनाया जाएगा, न कि पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात किसी वंशानुगत के द्वारा। ठीक है, तो दार्शनिक राजा और राज्य के हित समान है, मतलब जो राज्य है और जो दार्शनिक राजा, यदि दार्शनिक राजा का हित है तो वो राज्य का हित होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के कोई निजी हित नहीं है, ना राज्य का कोई निजी हित है और ना ही दार्शनिक राजा का, क्योंकि उसने उससे संपत्ति से मुक्त कर दिया, परिवार से मुक्त कर दिया, तो किसके लिए अपना हित देखेंगे। दार्शनिक राजा कानून के बंधन से मुक्त रहेगा, अर्थात कानून के बंधन से मुक्त है, क्योंकि वो खुद इतना है कि दार्शनिक को प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में प्लेटो ने दार्शनिक राजा को ऊपर रखा है
और कानून को नीचे रखा है, ठीक है, क्योंकि ये कल्पना किया है। यही जब लॉज लिखने लगेगा तो सॉरी हाँ लॉज में ये क्या करेगा कि जो दार्शनिक राजा है उसको नीचे कर देगा और कानून को ऊपर बिठा देगा, वो आगे हम देखेंगे। आइए देखते हैं, दार्शनिक राजा कानून के प्रति नहीं बल्कि अपनी अंतः प्रेरणा के प्रति उत्तरदायी है। यानी कि जो उसकी आत्मा से आवाज़ आएगी, जो उसका, वो कानून के प्रति कोई कार्य नहीं करेगा, वो सुनेगा, समझेगा और उसके अंतर आत्मा जो न्याय करेगी वो वही सुनाएगा, ठीक है। अब प्लेटो के अनुसार एक कमेंट है, उसको देखते हैं। राज्य के लिए कानून अनावश्यक ही नहीं, हानिकारक भी है। प्लेटो कहता है कि राज्य के लिए जो कानून है वो अनावश्यक ही नहीं है बल्कि वो हानिकारक भी है, ठीक है। अब हम देखते हैं, दार्शनिक राजा पर प्रतिबंध भी लगाया है प्लेटो ने। ये नहीं है कि आप राजा बन गए हैं तो आप कुछ भी करिए, नहीं, उस पे उसने प्रतिबंध भी लगाया। तो क्या प्रतिबंध लगाया? तो उसने कहा कि वह संविधान के मूल सिद्धांतों से स्वतंत्र नहीं है। जो दार्शनिक राजा है, प्लेटो कहता है कि देखिए प्लेटो ने दार्शनिक राजा पे कैसे कैसे प्रतिबंध बनाया, तो हम एक एक पॉइंट देख लेते हैं उसको, ठीक है। तो प्लेटो संविधान के मूल सिद्धांतों से स्वतंत्र नहीं किया है। अगला पॉइंट कि धन एवं संपत्ति की विषमता अधिक न हो, अर्थात संपत्तिगत साम्यवाद की उपस्थिति, ठीक है। निजी परिवार ना हो, अर्थात स्त्रीगत साम्यवाद की स्थापना करता है। प्लेटो राजा के पास ना कोई संपत्ति रखता है और ना ही उसका कोई परिवार रखता है। न्यायपरक शासन की स्थापना हो, इसलिए राजा अपना मन की बात अपने आप में कुछ भी ज़्यादा अथवा नहीं कर सकता। राज्य की सीमा का विस्तार इतना ना करे कि व्यवस्था का संचालन कठिन न हो, ठीक है, सॉरी, राज्य का विस्तार उतना ही रखें जितना कि संचालन व्यवस्थित रूप से हो सके, ठीक है, और इतना छोटी भी न रखें कि आवश्यकता की पूर्ति ना हो। अर्थात राज्य का विस्तार उतना ही रखें जिससे कि हमारे जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और हमारा जो व्यवस्थाएं हैं वो सही से संचालित हो सके, और विशेष रूप से शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन ना करे। अर्थात जो प्लेटो ने शिक्षा दिया है, शिक्षा की जो व्यवस्था किया है वो उसी तरह चलता रहे, शासक उस पर कोई परिवर्तन न करे, ठीक है। प्लेटो कहता है जब संगीत की ताने बदल जाते हैं तो राज्य के मौलिक नियम भी बदल जाते हैं। ये प्लेटो कहता है कि जब संगीत के ताने बदल जाते हैं, अर्थात संगीत का धुन बदल जाता है, तब राज्य के मौलिक नियम जो हैं वो भी बदल जाते हैं। अब हम इसके आदर्श राज्य की विशेषता देख लेते हैं कि प्लेटो की आदर्श राज्य की विशेषता क्या है। तो प्लेटो की, इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि कार्य विशेषीकरण सिद्धांत पर आधारित है। अगला पॉइंट, न्याय की स्थापना करना। अगला है राज्य व्यक्ति का विराट स्वरूप है। जो आदर्श राज्य की विशेषता है वो राज्य व्यक्ति के विराट का स्वरूप बता दिया। श्रम विभाजन, दार्शनिक राजा का शासन, राज्य नियंत्रित शिक्षा होना चाहिए, साम्यवाद की स्थापना हो, स्त्री पुरुष दोनों के समान अधिकार हो, राज्य का लक्ष्य आध्यात्मिक और नैतिकता का विकास करना है, राज्य का हित नहीं सर्वोपरित होती है, ठीक है, यानी राज्य का कोई अपना हित नहीं है, वो सबके लिए है, ठीक है। प्लेटो कहता है, प्लेटो क्या कहता है कि मुझे राष्ट्र के लिए संगीत लिखने दो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि शासन कौन चला रहा है। प्लेटो कहता है कि मुझे राष्ट्र के लिए संगीत लिखने दो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि शासन कौन चला रहा है। इससे सिद्ध होता है कि प्लेटो संगीत का प्रेमी था। जो उसने वाक्य बोला कि मुझे राष्ट्र के लिए संगीत लिखने दो, मुझे इसका कोई परवाह नहीं कि शासन कौन चला रहा है, किसका शासन है, इससे यह सिद्ध हो रहा है कि प्लेटो क्या है, वो संगीत का प्रेमी रहा होगा या प्रेमी था। अब प्लेटो का राज्य का वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है। तो प्लेटो ने राज्य के वर्गीकरण के अंतर्गत दो पक्ष सम्मिलित किया है, ठीक है। एक रिपब्लिक में राज्य का वर्गीकरण किया है और उसने दूसरा स्टेटमैन में भी राज्य का वर्गीकरण किया है। तो चूंकि हम यहाँ स्टेटमैन्स नहीं पढ़ रहे हैं, रिपब्लिक पढ़ रहे हैं, प्लेटो का रिपब्लिक पढ़ रहे हैं, इसलिए हम रिपब्लिक राज्य से वर्गीकरण का समाधान देखते हैं, ठीक है। तो प्लेटो ने रिपब्लिक में राज्य के 3 आधारों पे वर्गीकरण किया है। एक मनोवैज्ञानिक आधार, दूसरा अति का आधार, तीसरा ऐतिहासिक आधार, ठीक है।
3 आधारों पे उसने किया है। ठीक है, कौन कौन से? मनोवैज्ञानिक आधार, अति का आधार यानी अति का आधार, और ऐतिहासिक आधार। तो एक एक करके हम इसको देख लेते हैं कि मनोवैज्ञानिक आधार में इसने क्या बोला है। तो मनोवैज्ञानिक आधार के अंतर्गत जिस प्रकार कोई शरीर आत्मा के 3 गुणों के समन्वय से बनती है, उसी प्रकार समाज में 3 गुणों के आधार पर 3 वर्ग का निर्माण होता है। प्लेटो ये कहता है जिनका संतुलित स्वरूप क्या है? आदर्श राज्य है। आगे वो कहता है कि जिस प्रकार से 3 गुणों के समन्वय से स्वस्थ शरीर बनती है, उसी प्रकार आदर्श राज्य भी इनके समन्वय पर आधारित है, अन्यथा असंतुलित राज्य में सम्मिलित हो जाएगा। यानी राज्य फिर आदर्श राज्य न रह करके असंतुलित राज्य हो जाएगा। अति का आधार पे वो क्या बताता है प्लेटो? कि प्लेटो कहता है कि जिस प्रकार से एक शरीर में पोषक तत्व अधिक होकर रक्षक के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये भक्षक बन जाता है। यानी कि किसी भी शरीर के लिए हमें आवश्यकता से अधिक तत्व की प्राप्ति हो जाती है तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। उसी प्रकार जब राज्य में किसी गुण की प्रबलता हो जाती है तो उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, अर्थात आवश्यकता से अधिक भी कोई गुण परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। और ऐतिहासिक आधार पर प्लेटो क्या बोलता है? तो ये देखिए कि जब प्लेटो का समय चल रहा था तो उस समय प्लेटो के समकालीन में शासकों में क्या बदलाव हो रहा था, जिससे उन्होंने शासन के विविध स्वरूपों को प्राप्त किया। देखिए उसने कई शासन कई जगहों से लिया है प्लेटो ने। कौन कौन से? तो उसने सैनिक तंत्र स्पार्टा से लिया है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में ये पूछ लेता है कि प्लेटो ने अपना धनिक तंत्र कहाँ से लिया था, आततायी तंत्र कहाँ से लिया, सैन्य तंत्र कहाँ से लिया, या जन तंत्र कहाँ से लिया, या उसके राज्य का वर्गीकरण क्या था। ठीक है, तो देखिए सैनिक तंत्र उसने स्पार्टा से लिया था और धनिक तंत्र को क्रीट से लिया था, जनतंत्र एथेंस से लिया था और आततायी तंत्र वो सिराक्यूज से लिया था। ठीक है, इसने 4 ऐतिहासिक आधार लिया था और 4 राज्यों से लिया था। फिर से इसको देख लीजिए, सैनिक तंत्र स्पार्टा से लिया था, धनिक तंत्र क्रीट से लिया था, जनतंत्र एथेंस से लिया था और आततायी तंत्र सिराक्यूज से लिया था। ठीक है, अब राज्य का वर्गीकरण के लिए हमने इनको देख ही लिया था। इसमें से जो कुछ हैं जैसे सैनिक तंत्र है, निरंकुश तंत्र है, ये क्या और कैसे हैं इसको देख लेते हैं कि किसमें क्या प्रबलता है। तो जो राजतंत्र है उसमें आदर्श राज्य की प्रबलता है, यानी विवेक की प्रबलता है। ठीक है, उसने राज्य तंत्र को ही आदर्श राज्य माना है। ठीक है, जिसमें किसकी प्रबलता होगी? तो विवेक की प्रबलता होगी। धनिक तंत्र में क्या है? वो क्षुधा की प्रबलता मानता है। सैनिक तंत्र में शौर्य की प्रबलता होती है। लोकतंत्र या जनतंत्र में जन वासना की प्रबलता होती है। और निरंकुश तंत्र में क्या होता है कि एक व्यक्ति विशेष की वासना उसमें प्रबल होती है। ठीक है, आइए देखिए कि जो रिपब्लिक में था, प्लेटो का रिपब्लिक के अंतर्गत जो राजतंत्र है वो सर्वश्रेष्ठ शासन है। ठीक है, रिपब्लिक के अंतर्गत राजतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन है, जिसका आधार क्या है? विवेक है। जैसे जैसे विवेक का प्रभाव कम होता जाता है उसी प्रकार से शासन का स्वरूप परिवर्तित होता जाता है। ठीक है, तो ये तो था प्लेटो का रिपब्लिक विचार, यानी कि रिपब्लिक में उसने प्लेटो ने राज्य संबंधित शिक्षा संबंधित कैसे कैसे विचार दिया था। तो हमने इसमें देख लिया कि उसने स्त्रीगत साम्यवाद, सामाजिक साम्यवाद, व्यक्तिगत साम्यवाद और शिक्षा को उसने 3 आधारों पे बांटा था और इसने आत्मा के 3 गुणों को बतलाया था। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टेट्समैन में देखेंगे कि स्टेट्समैन्स में उसने राज्य का वर्गीकरण कैसे किया था। ठीक है, देखिए स्टेट्समैन्स ने शिक्षा उच्छा कुछ नहीं दिया था। अब आगे वो क्यों राज्य की बात करेगा, जो शिक्षा उसने दिया था वो रिपब्लिक में दे चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा।